नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने बुधवार को कार्यक्रम का ऐलान भी कर दिया है। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब राजनीतिक दल जीत का फॉर्मूला निकालने में जुट गई हैं। इन 12 सीटों पर जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बार इन 12 सीटों में से करीब 10 सीटों पर कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस का तो कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस चुनाव के बाद कैसे बदलेगा राज्यसभा का गणित। पहले जानिए कहां-कहां ये 12 सीटें खाली हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 सीटें, बिहार में 2, असम में 2, त्रिपुरा में 1, हरियाणा में 1, राजस्थान में 1 और मध्य प्रदेश में 1, उड़ीसा में 1 और तेलंगाना में 1 सीट खाली है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों खाली हुई ये सीटें। इन 12 खाली सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जो उच्च सदन के सदस्यों के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद खाली हुई, जबकि तेलंगाना और उड़ीसा में एक-एक राज्यसभा सदस्य ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, यानी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, इसलिए राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया। अगर इन 12 सीटों पर पहले की स्थिति की बात करें तो बीजेपी सबसे आगे थी। उसके साथ जो है 7 राज्यसभा सांसद थे। महाराष्ट्र की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। बिहार में 1 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा था। असम की दोनों सीटों पर ही जो है बीजेपी की जीत दर्ज की थी बीजेपी ने। मध्य प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी, त्रिपुरा की 1 सीट पर बीजेपी, हरियाणा की 1 सीट पर कांग्रेस और राजस्थान की 1 सीट पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इसके अलावा तेलंगाना में हाल में के केशव राव ने भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। जबकि उड़ीसा में बीजू जनता दल यानी बीजेपी की सांसद ममता मोहंता ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद राज्यसभा की सीट छोड़ दी थी। मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में भी बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि बात लोकसभा चुनाव की हो या विधानसभा चुनाव की हो, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब तक प्रदर्शन किया है उससे साफ है कि यहाँ भी बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 1 सीट फिर से अपने नाम कर लेगी। इसके अलावा त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं असम में भी एक तरफा मुकाबले की बात सुनने में आ रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि बीजेपी असम में अभी काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है। इसके अलावा पिछली बार भी दोनों सीटों पर उसी का कब्जा था। ऐसे में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार भी असम की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी आगे जो है निकलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। राजस्थान की 1 सीट पर राज्यसभा के उपचुनाव होने हैं और इस सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में बताई जा रही है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने जिस तरह से राजस्थान में प्रदर्शन किया है उससे बीजेपी एक बार फिर यहाँ भी जीत दर्ज कर सकती है। महाराष्ट्र और बिहार में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और बिहार की बात करें तो यहाँ कड़े मुकाबले की उम्मीद है। पिछली बार बिहार में 1 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी काफी कड़ा मुकाबला हो सकता है। वजह है कि विपक्षी दलों के पास भी पर्याप्त सीट होना। उड़ीसा में बीजेपी तो तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी उड़ीसा में बीजेपी तो तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने इस बार उड़ीसा में बीजेडी को विधानसभा चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंका और इस बार उसके पास ज्यादा नंबर है और इसीलिए उड़ीसा में भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस यहाँ रेवंत रेड्डी की अगुवाई में जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। पार्टी के पास विधायकों की अच्छी खासी संख्या है। एक्सपर्ट बताते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस बाजी मार सकती है। अब जानते हैं कि हरियाणा में क्यों सबसे कठिन मुकाबला है। सभी राज्यों में से हरियाणा में ही सबसे कठिन मुकाबला माना जा रहा है। दरअसल 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में अब 87 सदस्य हैं। पार्टी के हिसाब से देखें तो भाजपा के पास 41 विधायक हैं। इसके अलावा 2 विधायक निर्दलीय नयनपाल रावत और हरियाणा लोकहित पार्टी यानी HLP के गोपाल कांटा का भी जो है भाजपा का समर्थन है।
बीजेपी के पास कुल 44 विधायकों का समर्थन है, वहीं विपक्ष पर नजर डाले तो उसके पास 43 विधायक हैं और इनमें कांग्रेस के पास 28, जन नायक जनता पार्टी यानी जजपा के पास 10 और 3 निर्दलीय रणधीर गुलान धर्मपाल गोंदर और सोमवीर सांगवान, चौथे निर्दलीय बलराज कुंडू और इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के अभय चौटाला भी शामिल हैं। 3 निर्दलीय रणधीर गोलाल और जो है धर्मपाल गोंदर और सोमवीर संगवान ने पहले ही सरकार को समर्थन दे दिया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने जो है कांग्रेस को समर्थन दिया है। ऐसे में देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव काफी ज्यादा अहम है दोनों ही दलों के लिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए तो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से जो रिजल्ट सामने आए तो कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नजर आई और नतीजा ये होता है कि सरकार जो है वो वैसाखी के सहारे चलाना पड़ता है, यानी खुले तौर पर जो है एनडीए की सरकार बनती है, ना कि बीजेपी की। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटों का कहीं ना कहीं आंकड़ा अपने लिए रखा था, टारगेट रखा था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि एनडीए कुल मिलाकर जो है 300 आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। और राज्यसभा के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार विपक्ष जो है काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और अगर राज्यसभा में अच्छी खासी संख्या विपक्ष के नेताओं की हो जाती है, विपक्ष के सांसदों की हो जाती है, फिर मोदी सरकार को कई अहम फैसलों लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, यानी बिल पास करवाने में मन मर्जी जो तमाम तरह के बिल थे उसको पास करवाने में कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये राज्यसभा चुनाव जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ देखा जाए तो जबरदस्त वापसी करती हुई नजर आई और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद एक जो सांसद थे उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन दे दिया, तो कांग्रेस के पास अच्छी खासी जो नंबर है वो है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश जो है वो करती हुई नजर आ सकती है इन 12 सीटों को अपने नाम करने के लिए। और ऐसे में देखना होगा कि क्या मोदी शाह का जो प्लान है इस राज्यसभा चुनाव को लेकर के वो कहीं ना कहीं पास होता हुआ नजर आता है या फिर नहीं, या फिर इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, भले ही उनकी सरकार ना बनी हो लेकिन एक मजबूत विपक्ष जरूर हमें देखने को मिला है और यहीं से मुश्किलें जो है वो मोदी सरकार की खड़ी होती हैं, एनडीए सरकार की खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष मजबूत है ही और अगर राज्यसभा में अच्छे खासे आंकड़े जो हैं वो कांग्रेस के खाते में आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।